Chapter 2 New Kingdoms. We are continuing. In our first class, we have already studied about the rivalries between regional powers, the Rajputs, and some other dynasties that ruled in India. Now, today we will be studying about the army. The Rajputs maintained a strong army. The king had his own army, but he also depended upon his feudatories to supply him with troops and armaments at the time of war. The infantry, cavalry, elephants and chariots were important parts of the army. अब उस समय की आर्मी की अगर बात की जाए, यानी कि जो युद्ध में उपयोग होने वाले जो साधन हैं, युद्ध के लिए जो सैनिक हैं, उन सब की बात की जाए तो राजपूत जो होते थे उनकी आर्मी बहुत स्ट्रांग होती थी, और राजा जो था उसकी खुद की आर्मी भी होती थी। जो भी राजा था उसकी खुद की आर्मी भी होती थी, लेकिन वो फ्यूडिटरीज मतलब जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, जो जमींदार होते थे, जो कि राजा के अंडर में होते थे जमींदार, उन लोगों के ऊपर भी राजा डिपेंड करता था। जब राजा को युद्ध लड़ना होता था, कहीं वॉर चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त युद्ध चल रहा है, उस समय ये जो फ्यूडिटरीज होते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, ये अपने ट्रूप्स और आर्मामेंट्स यानी कि सैनिक और युद्ध का सामान, इक्विपमेंट्स जो थे वो युद्ध के समय राजा को देते थे। उस समय जो आर्मी थी उसमें इन्फेंट्री यानी कि जो पैदल सैनिक होते हैं वो, कैवलरी यानी कि जो घुड़सवार सैनिक होते हैं वो, एलिफेंट्स यानी कि जो एलिफेंट्स आपको पता है प्राचीन काल में, पुराने समय में युद्धों के अंदर हाथियों का भी उपयोग किया जाता था, और साथ में चैरियट्स यानी कि जो रथ रहते हैं जिनके ऊपर राजा लड़ने जाते हैं। तो ऐसी सब चीज़ें जो थी वो उस समय देखने को मिलती थी। नेक्स्ट, सोशल लाइफ के बारे में जानेंगे भी। द कास्ट सिस्टम was the basis of the social life of the Rajputs. The Rajputs were Kshatriyas and performed the duties of warriors. They, along with the Brahmanas, that is priest, Brahmans मतलब priest, enjoyed the highest status in the society. अब यहाँ पर उस समय की जो सोशल लाइफ थी यानी कि समाज जो था, सोसाइटी जो थी, वो टोटली कास्ट पे बेस्ड थी। यानी कि सारा कुछ जो था उस समय वो सब कास्ट सिस्टम के ऊपर बेस्ड था, कास्ट के ऊपर बेस्ड था। और जो राजपूत थे देवर क्षत्रियाज, वो क्षत्रिय थे यानी कि योद्धा बोलते हैं जिनको, यानी कि चार पार्ट्स में उस समय सोसाइटी को बांटा जाता था। पहला था राजा जो कि क्षत्रिय होते थे, राजपूत खुद, और दूसरे थे जो ब्राह्मण यानी कि पुजारी, जो ब्राह्मण थे वो। अब ये दोनों ही जो थे ये सोसाइटी में सबसे ऊंचा दर्जा था इनका, यानी कि ये सबसे ऊंचे माने जाते थे, क्योंकि राजा जो था, क्षत्रिय जो थे वो सबसे ज़्यादा उच्च जाति में आते थे, और दूसरा ब्राह्मण, ये दोनों उच्च माने जाते थे समाज के अंदर। इसके बाद तीसरा जो वर्ग था वो है वैश्यास। वैश्यस जो थे देवर मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स, इसमें व्यापारी गण थे, यानी कि जो व्यापार का काम करते हैं वो व्यापारी वगैरह, बिजनेसमैन। दे ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। यानी वैश्यस की बात करें, मर्चेंट्स, वो भी सिटी को चलाने में, अपने राज्य को चलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते थे। तो हमने एक चीज़ यहाँ तक क्या देखी कि ब्राह्मणास, क्षत्रियास और ये दोनों हाईएस्ट स्टेटस पे थे। इनके बाद आते थे ट्रेडर्स और मर्चेंट्स जिनको हम वैश्यस कहते हैं। द कास्ट सिस्टम हैड बिकम क्वाइट रिजिड बाय द टाइम एज मेंशन्ड बाय अल बेरूनी इन तहकीक हिंद। There is also a reference to the growth of a new group called the Kayasthas, who seem to have performed clerical work. अब ये जो उस समय का कास्ट सिस्टम था वो बहुत ही रिजिड था, बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा नहीं था, हम कह सकते हैं कि मतलब 3-4 वर्गों में ही सब कुछ बांटा गया था। जैसे आज हम देखते हैं अलग अलग वर्ग के लोग हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन उस समय ज़्यादा सिस्टम में इस तरीके से मतलब ज़्यादा सोसाइटी के अंदर लोगों को बांटा नहीं गया था, सिर्फ 3-4 ही ग्रुप थे जिसमें सब लोगों को बांटा गया था। ऐसा हमें पता लगता है अल बरूनी के द्वारा लिखी गई किताब तहकीक हिंद में। तो अल बरूनी के द्वारा लिखी गई किताब है, इसका नाम आपको याद रखना है, और किसने लिखी है, दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वन वर्ड में पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ उस समय एक और नए ग्रुप के बारे में यहाँ पर हमें पता लगता है, और वो थे कयास्थास। अब कयास्थास कौन थे? कयास्थास का मतलब है वो लोग जो क्लरिकल वर्क करते हैं। आपको पता है ऑफिस के अंदर आजकल जो क्लर्क होते हैं, जो कि पूरा रख रखाव करते हैं, पूरा जो मैनेज करके रखते हैं अपना जो किताबें वगैरह है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टेटस है, यानी कि
पूरा, जैसे कि आपके स्कूल के अंदर आप जब जाते हो तो स्कूल के अंदर ऑफिस के अंदर एक क्लर्क बैठता है जिसके पास आपका पूरा जो कंप्यूटर के अंदर आपका पूरा डेटा होता है, यानी कि जब भी प्रिंसिपल या ट्रस्टीज जो है उनसे कुछ मांगना चाहें तो तुरंत वो सब कुछ निकाल के दे देते हैं। कितने बच्चे स्कूल के अंदर है, कौन से बच्चे का एड्रेस कहाँ है, कौन सा बच्चा कौन सी क्लास से शुरू किया उसने पढ़ना, फिर पेरेंट्स का नाम, मोबाइल नंबर, एवरीथिंग इज विद देम। तो ऐसे क्लरिकल वर्क जो थे वो उस समय भी जो थे किए जाते थे, तो ऐसे कम्युनिटी को नाम दिया गया था कैस्थास। The position of the woman declined during this period. सती एंड चाइल्ड मैरिज वर practiced. उस समय महिलाओं की स्थिति समाज में अच्छी नहीं थी। इवन उस समय सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज, छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी। सती प्रथा, जब पति की मृत्यु हो जाती थी युद्ध में या किसी भी तरह, तो उनकी पत्नी को उनकी चिता के साथ ही जिंदा जला दिया जाता था, इसी को सती कहा जाता है। तो सती प्रथा, ये सब चीज़ें उस समय हमारे समाज के अंदर व्याप्त थी। सती सिस्टम आप समझ गए होंगे कि जब पति की मृत्यु हो जाती है लड़की की, तो पति की जब अंतिम संस्कार पति का किया जाता है, आपको पता है हिंदू धर्म में हम उनको जला देते हैं, तो जब उनको जलाया जाता है तो उनकी पत्नी को उसी अग्नि के अंदर, उसी चिता की के अंदर जला दिया जाता था जिंदा ही। इसी को कहा जाता है सती प्रथा, जो कि बहुत पुराने समय में हमारे यहाँ पे व्याप्त थी। पॉलीगैमी वॉज ऑल्सो कॉमन। पॉलीगैमी मतलब एक से ज़्यादा पत्नियां रखना, यानी कि आप आजकल देखते हो कि भी हमारा समाज कैसा है, भी ओनली मैरी वंस, हमारी एक ही शादी होती है, हमारी लाइफ में एक ही हमारी पत्नी होती है। लेकिन उस समय जो थी, उस समय पोलीगैमी यानी कि बहुत सारी पत्नियां जो थी वो भी रखी जा सकती थी। राजा जो थे, आपने देखा था राजाओं की कई कई रानियां होती थी। प्रिंसेस कुड चूज देयर हस्बैंड्स थ्रू अ स्वयंवर सेरेमनी। जो राजकुमारियां होती थी वो अपने वर को, अपने पति को चुन सकती थी स्वयंवर के द्वारा। आपने ये तो सुना होगा, श्री राम जो थे किस तरीके से उन्होंने शिव जी का धनुष तोड़कर सीता जी से स्वयंवर जो था सीता जी का, उसमें उनको हासिल किया था। तो हम ये सब चीज़ें जानते हैं, जो पुराने सीरियल्स हैं हमारे रामायण महाभारत, उनके अंदर हम ये चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं आज भी। नेक्स्ट इज इकोनॉमी। आगे हम पढ़ेंगे इकोनॉमी के बारे में। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। तो यानी कि उस समय की जो ऑक्यूपेशन था मेन, वो था एग्रीकल्चर। ज़्यादातर लोग खेती में जुड़े हुए थे। द विलेज कमेटी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। Trade with Southeast Asia, China, the Mediterranean and the Western world flourished during this period. The main exports were textiles, spices and precious stones. तो उस समय जो था कमिटीज होती थी, ग्रुप्स होते थे जो कि मैनेज करते थे ट्रेड को, यानी कि व्यापार के रिश्ते हमारे दूसरे देशों के साथ कैसे हैं, कैसे रखने, क्या चीज़ का व्यापार के, वो सब चीज़ें डिसाइड करने के लिए कमिटीज़ बनाई जाती थी। जैसे आजकल भी हमारे मिनिस्टर्स होते हैं जो कि फॉरेन एंड ट्रेड मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, उसी तरीके से उस समय भी कमिटीज़ थी। और ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट की जाती थी चीज़ें, उसमें टेक्सटाइल, कपड़े थे, फिर स्पाइसेस और प्रेशियस स्टोन्स, मसाले, और बहुत ही कीमती पत्थर जो कि हमारे यहाँ पर जेम्स वगैरह मिलते थे, कीमती पत्थर, हीरे जवाहरात, उनका एक्सपोर्ट किया जाता था। हॉर्सेस, प्रेशियस मेटल्स, स्टोन्स वर इम्पोर्टेड। इसके साथ साथ घोड़ों को इम्पोर्ट किया जाता था दूसरे देशों से। और प्रेशियस मेटल्स यानी कि धातु, सोना चांदी वगैरह जो है, उनको भी इम्पोर्ट किया जाता था। और स्टोन्स, पत्थर भी, जो कीमती पत्थर थे, उनको भी भारत में इंपोर्ट भी किया जाता था। We also have information about merchants from India visiting Baghdad and other countries of West Asia. हमारे पास ये भी हमें जानकारी मिली है कि भारत से बहुत सारे जो मर्चेंट्स थे, जो ट्रेडर्स थे, वो बगदाद जैसी जगहों पे भी, वेस्ट एशिया के अंदर भी कई जगहों पर वो विजिट कर चुके हैं व्यापारिक मुद्दे से। There was trade within and between the kingdoms and also between North and South India. अब ट्रेड विदेशों में यानी कि दूसरे देशों के साथ तो था ही, इसके साथ साथ हमारे खुद भारत के अंदर भी जो राजा थे, किंगडम्स थे, वो आपस में भी ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। जैसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में भी ट्रेड होता था। द मर्चेंट्स वर वेल्दी एंड ऑपरेटेड थ्रू गिल्ड्स कॉल्ड श्रेणीज। द श्रेणीज held important post in the city administration. अब मर्चेंट्स जो थे, जो व्यापारी जो थे, वो बहुत ही अमीर थे और वो ऑपरेट करते थे, यानी कि उनका जो काम करने का तरीका था, वो खुद नहीं जाते थे हर जगह पर, लेकिन वो कुछ श्रेणीज के माध्यम से ऑपरेट करते। अब श्रेणीज क्या थी? श्रेणीज वो लोग थे जो कि द श्रेणीज हेल्ड इम्पोर्टेंट। श्रेणीज जो थे, सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग में दोनों जगह पर मिस्टेक है। यहाँ देखिए श्रेणीज लिखा हुआ है और यहाँ श्रेस्टीन लिखा हुआ है। हाँ, श्रेणी मतलब वो पूरे ग्रुप को बोला जाता होगा श्रेणी, लेकिन श्रेष्ठीन मतलब उस श्रेणी का एक मेंबर।
तो ऐसे जो मेंबर्स होते थे जो उस श्रेणी के अंदर, उनके पास इम्पोर्टेंट पोस्ट यानी कि बहुत ही खास ओहदे, खास पद होते थे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, यानी कि जो देश को, राज्य को चलाने के लिए जो मंत्री बनाए जाते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके अंदर श्रेणीज के पास इंपॉर्टेंट पोस्ट होती थी। सिंस द राजपूत क्लैंस वर मैनी एंड कंट्रोल्ड स्मॉल principalities, each king issued his own coins. However, since there were many coins in circulation, the intrinsic value of the coins declined over time. अब एक चीज़ हमने ये भी देखी थी कि उस समय बहुत सारे छोटे छोटे राजपूत रूलर्स थे जो कि छोटे छोटे राज्यों पे, छोटे छोटे किंगडम्स पे रूल कर रहे थे। तो इसी कारण से हर एक जो राजा था वो अपनी खुद के सिक्के चलाता था अपने राज्य के अंदर, अपने देश के अंदर वो खुद के सिक्के बनाए हुए चलाता था, मे बी जिसके ऊपर उनकी खुद की तस्वीरें होती होंगी, खुद की कार्विंग की गई होती थी, या खुद के परिवार से लोगों की जो थी मूर्तियाँ वो कार्व की गई होती होंगी। लेकिन इससे क्या हुआ, भारत जो एक बहुत ही विशाल देश है, उसके अंदर छोटे छोटे किंगडम होने की वजह से जो कॉइन्स थे वो ज़्यादा बनने लगे अलग अलग तरह के, इससे उनकी वैल्यू धीरे धीरे डाउन हो गई। नाउ विल बी स्टडिंग अबाउट द इन्वेजन्स इन इंडिया, कि भारत में कौन कौन से लोग आए और उन्होंने भारत के ऊपर हमला किया और भारत के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की या फिर कब्जा कर लिया। पहले हम पढ़ेंगे महमूद ऑफ गजनी के बारे में। We have seen that northern India was in a state of constant strife until the 12th century CE. The Turkish king Sabuktagin was the ruler of Ghazni. He defeated Raja Jaipal, the Rajput ruler of Bathinda, in 1991 CE. When Sabuktagin died in 997 CE, he was succeeded by his son Mahmud. He was interested in building a large empire in Central Asia. Mahmud had learnt about the enormous wealth of India. Encouraged by this, he attacked India 17 times between 1001 CE to 1027 CE. He invaded places like Multan, Peshawar, Kangra, Thaneswar, Kannauj, Mathura, Gwalior, Somnath, Kashmir and Punjab. एक मिनट। Hi Imran भाई, गुड मॉर्निंग भाई। अब हमने देखा है कि उत्तर भारत जो था वो हमेशा से ही विदेशियों के निशाने पर रहा है। तो ऐसे एक रूलर थे जो कि टर्किश किंग यानी कि तुर्की के राजा थे, जिनका नाम था सबुक्तगिन। वो गजनी के रूलर थे जो कि अफगानिस्तान, आज का जिसको हम अफगानिस्तान बोलते हैं, आज जो अफगानिस्तान है उस समय उसको गजनी कहा जाता था। तो वहाँ के जो राजा थे सबुक्तगिन, उन्होंने भारत पे अटैक किया और राजा जयपाल को हरा दिया। राजा जयपाल जो कि बठिंडा के रूलर थे, उस समय बठिंडा के रूलर थे। तो 991 सी में उन्होंने जयपाल को हरा दिया और उसके बाद भारत के ऊपर उनका, उत्तर भारत पे उनका कब्जा हो गया। समय बीतता गया और सबुक्तगिन जो थे, जो रूलर जो थे, उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र जो थे, जिनका नाम था महमूद, उन्होंने गद्दी संभाली और उन्होंने भारत में जो बहुत सारा खजाना छुपा हुआ था, क्योंकि भारत प्राचीन समय से एक बहुत ही अमीर देश रहा है, उसके बारे में उन्होंने पढ़ा था, बहुत सी चीज़ें उसके बारे में सीखी थी, इसलिए उन्होंने भारत पर लगभग 17 बार अटैक किया है। महमूद गजनी जो थे, उन्होंने भारत के ऊपर 17 बार अटैक किया है, 1001 से लेके 1027, यानी कि 26 सालों के अंदर उन्होंने भारत पे 17 बार अटैक किया और उन्होंने भारत की बहुत सारी जगहें जो थी जिन पे अटैक करके उनको इन्वेड किया, वहाँ पर घुसपैठ की, जिसमें नाम है मुल्तान, पेशावर, कंगरा, थानेश्वर, कन्नौज, मथुरा, ग्वालियर, सोमनाथ, कश्मीर और पंजाब। तो इन सब जगहों पे उन्होंने अटैक किया और बहुत सारी जो दौलत थी, धन दौलत, यहाँ से कीमती सामान थे, वो लेकर चले गए। महमूद did not want to rule over India. His invasions were undertaken purely to capture India's wealth. महमूद का जो उद्देश्य था वो इस बात से साफ था कि वो भारत पे रूल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो भारत से जो वेल्थ है, जो हमारा खजाना है, हमारी जो दौलत है, वो लेकर जाना चाहते हैं। ड्यूरिंग हिज रेड्स he attacked wealthy temples and took the booty to Ghazni. अब अटैक करते वक्त उन्होंने ज़्यादातर भारत की जो प्राचीन टेम्पल्स थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा भव्य हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा धन दौलत उनको मिल सकता था, उन्होंने उन टेम्पल्स पे अटैक किया और वहाँ से जो सामान, जो भी धन दौलत मिलती थी, कीमती सामान, वो सब लेकर वो गजनी चले गए, अफगानिस्तान चले गए। यहाँ पर एक और ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट के अंदर कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसमें क्या है देख लेते हैं।
Mahmud of Ghazni was the first king to use the title of Sultan to indicate the extent of his power across his empire. The word Sultan literally means authority. अब सुल्तान शब्द आपने सुना होगा, आजकल तो ये कॉमन शब्द है, हम बहुत बार सुनते हैं सुल्तान, लेकिन सुल्तान शब्द जो है वो पहली बार महमूद गजनी जो थे, गजनी के रूलर महमूद थे, उन्होंने पहली बार यूज़ किया था अपनी पावर को बताने के लिए। तो पहली बार जो सुल्तान का टाइटल था वो उन्होंने अपने लिए यूज़ किया था। सुल्तान का मतलब होता है अथॉरिटी, यानी कि पावर को बताना, वर्चस्व बताना। He beautified Ghazni with stately palaces, mosques, colleges, and tombs. Several scholars lived in his court, the most notable being Al-Baruni and Firdausi. Firdausi wrote the Shahnama, the biography of Mahmud. Al-Baruni wrote extensively about the Indian people in his book Tehqeeq-e-Hind. Mahmud's attacks devastated northern India and paved the way for future invasions. After his death in 1030 CE, his successor showed no interest in India. अब गजनी जो थे, गजनी के जो रूलर थे महमूद, उन्होंने यहाँ से बहुत सारी धन दौलत भारत से लूट कर अपने देश अफगानिस्तान को बहुत ज़्यादा, उस समय जिसको गजनी कहा जाता था अफगानिस्तान को, उन्होंने गजनी को बहुत ही सुंदर भव्य जगह बना दिया। यानी कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पैलेसेस बनाए, बहुत बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई, कॉलेज बनाए, मकबरे बनाए, टॉम्स बनाए, और उनके कोर्ट के अंदर कुछ स्कॉलर्स भी रहते थे, जिनमें से जो नोटेबल, जो जिनका नाम हम आज भी ले सकते हैं, वो हैं अल बरूनी और फिरदौसी। फिरदौसी जो थे उन्होंने शाहनामा नामक एक बायोग्राफी लिखी थी जो कि महमूद के पूरे जीवन पर आधारित थी। तो शाहनामा जो थी बायोग्राफी महमूद की, उसके अंदर इन्होंने बहुत कुछ लिखा था, जो महमूद थे उनके पूरे जीवन के बारे में पूरी जीवनी उसमें लिखी हुई है। अल बेरूनी ने इसके अलावा भारतीय लोगों के बारे में, यानी कि भारत के लोगों के बारे में भी अपनी किताब के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, जो उनकी किताब है तहकीक-ए-हिंद। और उन्होंने इसमें यह भी लिखा है कि किस प्रकार से जब उन्होंने, महमूद ने भारत पर अटैक किया तो इससे कितना ज़्यादा भारत में नुकसान हुआ, और किस प्रकार से उस अटैक के बाद एक 17 बार उन्होंने भारत को इन्वेड किया है, 17 बार भारत में घुसपैठ की है। और 1030 में जब उनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद उनके जो सक्सेसर्स थे, यानी कि महमूद के जो आने वाले जो रूलर्स थे, उनके पुत्र वगैरह, उन्होंने भारत में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इसलिए उसके बाद भारत के ऊपर कोई भी अटैक उनकी तरफ से नहीं किया गया। इन 1150 CE द Ghurids, a dynasty of sultans from Ghur, captured the Ghaznavid Empire. Lahore, the last stronghold of the empire, was annexed by Muhammad Ghori in 1187 CE, bringing the rule of this dynasty to an end. अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर बताई गई है कि जो रूलर थे महमूद गजनी के, वो जो धीरे धीरे उनके भी फौज जो थे वो कमज़ोर होने लगी, आगे आगे नए नए उनके जब रूलर्स आने लगे, उनके जो पुत्र जब गद्दी पर बैठे, तो उसके बाद उतना जो वर्चस्व था जैसा महमूद का, वैसा उनके पुत्र जो थे उस तरीके से अपने राज्य को नहीं संभाल पाए। इसीलिए एक और नई डायनेस्टी उठी जिसको नाम था घोरिड्स, जो कि घोर के रहने वाले थे। एक डायनेस्टी, सुल्तानों की डायनेस्टी थी जो कि घोर के रहने वाले थे, इसीलिए उनको घोरिड्स कहा जाता है। इन्होंने गजनाविद यानी कि गजनाविद यानी कि गजनी पे अटैक किया और उसके ऊपर कब्जा कर लिया। उस समय के जो रूलर थे जिन्होंने यहाँ पे रूल किया वो थे मोहम्मद घोरी। तो मोहम्मद घोरी जो थे उन्होंने ये गजनी पे अटैक किया और गजनी पे अपना कब्जा कर लिया 1187 में। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 1030 में मृत्यु हुई थी किसकी, जो रूलर थे महमूद गजनी के, उनकी मृत्यु हुई थी 1030 में, और उसके लगभग 150 साल 160 साल के बाद ही इनका जो एम्पायर था वो पूरे तरीके से फ्लॉप हो गया, पूरे तरीके से ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से मोहम्मद घोरी ने जो महमूद गजनी का जो डायनेस्टी थी उसका एंड कर दिया, और इस तरीके से एक नए सुल्तान आए सामने जिनका नाम था मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी के बारे में हम जानेंगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, फिर बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ascended the throne of Ghazni after his brother Ghiyasuddin's death in 1202 CE। अब उस समय जो रूलर थे जिन्होंने गजनी पे रूल किया था वो थे गियासुद्दीन गौरी। अब गियासुद्दीन की जब मृत्यु हुई तो उनके भाई शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो थे उन्होंने गद्दी संभाली 1202 में। We have already read about the first and the second battles of Terrain
in 1191 and 92 CE respectively. हमने ये दो बैटल्स के बारे में तो ऑलरेडी देख ही लिया पीछे. After Prithviraj Chauhan's death, Muhammad Ghori became the master of the Delhi region and eastern Rajasthan and laid the foundation of Turkish rule in India. तो जो हमारे योद्धा थे पृथ्वीराज चौहान, उनकी मृत्यु के बाद जो भारत के अंदर उनका जो रास्ता था बिल्कुल साफ था. तो मोहम्मद गौरी जो थे वो दिल्ली के रूलर बन गए और ईस्टर्न राजस्थान के ऊपर भी उन्होंने रूल किया और इस प्रकार से उन्होंने टर्किश रूल जो था वो भारत में स्थापित किया. अब तक कोई भी रूलर भारत में नहीं आया था, तो ये इन्होंने आकर टर्किश रूल को भारत में इस्टेब्लिश किया. He also defeated Jayachandra of Kannauj in 1194 CE. Between 1192 CE and 1206 CE, Turkish rule extended over the Ganga, Yamuna, Doab, Bihar and Bengal. अब इन्होंने जयचंद्र को भी डिफीट किया, हराया और कन्नौज पे रूल कर लिया, अपना कब्जा कर लिया. इसके साथ साथ इन्होंने गंगा यमुना का जो इलाका था, दोआब, बिहार, बंगाल, ये सब एरियाज के ऊपर धीरे धीरे लड़ाइयाँ करके यहाँ के राजाओं को हराकर कब्जा कर लिया. Muhammad Ghori did not stay in India. He left the province that he had conquered in the hands of his slaves who acted as his regional governors. They set up the Delhi Sultanate, about which we will read in the next chapter. While North India witnessed a great deal of flux, what was happening in South India? Let us read about the Chola dynasty to find out. अब मोहम्मद गौरी के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है, देखिए कि उन्होंने जिस भी जगह पर कब्जा किया उसको उन्होंने छोड़ दिया. यानी कि इन्होंने भारत के ऊपर रूल करने के लिए ये वहाँ पर रुके नहीं, ये अपनी प्रोविंस को, अपने इलाके को बढ़ाते गए, अपने एम्पायर को बढ़ाते गए, जीतते गए और आगे बढ़ते गए. लेकिन ये भारत में स्टे नहीं किया इन्होंने, यहाँ नहीं रुके. और ये रुके नहीं तो फिर कहाँ चले गए, ये वापस अपने गजनी चले गए. लेकिन इन्होंने जो भारत के जीते हुए इलाके थे उनको अपने स्लेव्स यानी कि अपने गुलामों के हाथ में दे दिया, जो कि रीजनल गवर्नर्स के तौर पे यहाँ पर रूल कर रहे थे. और इन्होंने मिलकर दिल्ली सल्तनत जो दिल्ली की सल्तनत थी इसको इन्होंने बनाया. यानी कि पूरे एरिया पे इनका कब्जा हो गया, उत्तर भारत में खासकर. और मोहम्मद गौरी जो थे वो दिल्ली के सुल्तान बन गए और यहाँ से वो मतलब जो भी एरिया जीतते थे वहाँ पर रहते नहीं थे, वो अपने स्लेव्स को देकर आगे चले जाते थे. तो उत्तर भारत के अंदर तो बहुत ज़्यादा उथल पुथल हुई मोहम्मद गौरी के द्वारा. और हमने देखा कैसे जो महमूद थे गजनी के, उन्होंने भी अटैक किया भारत के ऊपर और कैसे उन्होंने मतलब भारत से वेल्थ को लूटा. लेकिन दक्षिण भारत में क्या हाल था, तो हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे दक्षिण भारत की चोला डायनेस्टी के बारे में कि क्या जब उत्तर भारत में युद्ध के हालात थे, जो टर्किश रूल एस्टेब्लिश हुआ, तो उस समय दक्षिण भारत की स्थिति क्या थी, इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे. टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग.